नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का हमारे ये खास बुलेटिन सुपरफास्ट न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता यात्रा का दूसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी आज अपनी संयोजी यादों को ताजा करने बेलूर मठ जाएंगे। उनके गुरु स्वामी आत्मस्थानंद इस मठ के प्रमुख हैं। अपने गुरु के साथ राजकोट में हुई पहली मुलाकात के बाद मोदी उन्हीं के साथ इस मठ में आए थे। यहीं उनके जीवन को उनके गुरु ने नई दिशा दी और देश को उसका प्रधानमंत्री दिया। मठ के अलावा मोदी आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी जाएंगे। हुगली नदी के किनारे बना ये मठ स्वामी विवेकानंद का निवास स्थान रहा है, जो अब उनका समाधि स्थल भी है। 2013 में जब मोदी इस मठ में गए थे तब उन्होंने अकेले काफी समय उस कमरे में बिताया जिसमें विवेकानंद रहा करते थे। ये मठ मोदी के भी दिल के काफी करीब है। तभी उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ साथी अभी भी बेलूर मठ में हैं। स्वामी आत्मस्थानंद जी हैं। मैं अभी उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके साथ रहा था। अब मैं उनके साथ नहीं रह पाता। पीड़ा होती है सोचकर, तो अब इसी काम में ही लगा रहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर में करीब 7:50 पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां काली की आराधना के लिए जाएंगे। इसी मंदिर में रामकृष्ण परमहंस रहे थे। इसके बाद वो करीब 8:20 पर बेलूर के रामकृष्ण मिशन जाएंगे। वहां लगभग 1 घंटा गुजारने के बाद वो हेलीकॉप्टर से बर्नपुर जाएंगे। वहां 11 बजे पीएम मोदी 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इसको के बर्नपुर इस्पात कारखाने को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी के साथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। शनिवार को कोलकाता पहुंचे पीएम मोदी ने अपने गुरु स्वामी आत्मस्थानंद से मुलाकात की। ये उनके उस शख्स को गुरु दक्षिणा था जिसने उनकी तकदीर को बदल दिया। स्वामी आत्मस्थानंद ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बरसों पहले राजनीति में उतरने की सलाह दी थी। 97 साल के स्वामी जी तबीयत खराब होने की वजह से रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए उनका हाल जानने पीएम मोदी अस्पताल पहुंचे। स्वामी आत्मस्थानंद इस साल 21 फरवरी से ही रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी और उनकी बेहद भावुक मुलाकात हुई। कमरे के भीतर पहुंचकर पीएम ने बिस्तर पर लेटे स्वामी आत्मस्थानंद का हाथ थाम लिया, उनसे कुछ बात की। पीएम मोदी जितनी भी देर अपने गुरु के साथ रहे, उनका हाथ थामे रहे। शायद कुछ हंसी मजाक भी हुआ, क्योंकि कमरे में मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट टर गई थी। पीएम ने उनसे आशीर्वाद भी मांगा। पीएम मोदी ने गुजराती में उनसे ये भी पूछा, केम छो, यानी आप कैसे हैं। स्वामी आत्मस्थानंद ने उनका जवाब भी गुजराती में दिया, कहा सारू छे, यानी मैं अच्छा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस से मुलाकात की। ये मुलाकात कोलकाता के राजभवन में हुई। इस मुलाकात को नेताजी के परपोते ने काफी सकारात्मक बताया और कहा कि नेताजी की जासूसी के मामले में पीएम ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता में 3 बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें से एक योजना पेंशन योजना और 2 बीमा योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ 18 से 40 साल की उम्र के सभी बैंक खाता धारकों को मिलेगा। इस योजना के तहत 42 से 210 रुपए मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 साल की उम्र में 1000 से 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी उनके साथ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना के अलावा 2 और बड़ी योजनाएं देशवासियों को समर्पित की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा, जिससे 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ये योजना 18 से 50 साल के लोगों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। पीएम मोदी ने तीसरी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के नाम से शुरू की। इस योजना के तहत 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है। इसके तहत दुर्घटना में मौत या अपाहिज होने पर बीमा कवर मिलेगा। इस योजना का फायदा 18 से 70 साल की उम्र के लोग उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तीनों योजनाएं एक साथ पूरे देश में लागू हुई हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में इन योजनाओं को शुरू किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ये जिम्मेदारी निभाई, तो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हैदराबाद में योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तीनों योजनाओं का ऐलान किया। शनिवार को पीएम मोदी के दंतेवाड़ा पहुंचने से पहले नक्सलियों ने सुकमा जिले के मारेंगा गांव के मजदूरों को बंधक बना लिया। नक्सली बारू नदी पर मनरेगा के तहत बन रहे पुलिया का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ये रास्ता रोक दिया और आगजनी की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने बताया कि नक्सलियों ने मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों को अगवा किया और उन्हें छुड़ाने के लिए 250 से 300 गाँव वाले गए थे। नक्सलियों ने कुछ घंटे बाद बंधकों को छोड़ दिया, पर पिटाई से एक आदिवासी की मौत हो गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में 24,000 करोड़ के पूंजी निवेश से कुछ योजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे थे। खास बात ये भी है कि करीब 30 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा पहुंचा। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सल समस्या पर कहा कि कंधे पर हल रखकर ही समस्या का हल निकलेगा, कंधे पर गन रखकर नहीं। उन्होंने अपील की कि किसी का खून बहाने से पहले नक्सली उन बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताएं जिनके अपने माओवाद में मारे गए। उनकी बातों से हृदय परिवर्तन होगा और वो दोबारा कभी हिंसा के रास्ते पर नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ दिल खोलकर बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। एक बच्चे ने सवाल किया कि आप राजनीति में ना होते तो कहां होते। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद बच्चा बने रहने में ही है और ईश्वर पूछता तो मैं कहता कि मुझे बच्चा ही बने रहने दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान 24,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा में स्टील प्लांट और रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि बस्तर के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 1 घंटे में 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत हुई होगी। सोनिया गांधी ने दिल्ली में हुए एक समारोह में इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश में मौजूदा समय में घटी घटनाओं से अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। इससे देश में सामाजिक ताने बाने के बिखरने का खतरा बढ़ा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने पद्म पुरस्कारों को लेकर कहा है कि इसे पाने के लिए लॉबिंग की जाती है और रसूख वाले लोग पद्म पुरस्कार पाने में कामयाब भी होते हैं। कांग्रेस ने रामदेव के सहारे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि पद्म पुरस्कार पाने के लिए क्या लॉबिंग करनी पड़ती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि हर आदमी को अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन पद्म पुरस्कारों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली डायलॉग कमीशन के सचिव पद पर तैनात आशीष जोशी को गुटखा खाने और मीडिया को खबरें लीक करने के कारण केजरीवाल सरकार ने हटा दिया है। टीडीसी के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने जोशी को हटाने के जो कारण बताए हैं, उसमें पहला कारण एक एनजीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, ऑफिस में गुटखा खाना, सिगरेट पीना और मीडिया को खबरें लीक करना भी शामिल है। जबकि जोशी का आरोप है कि डीडीसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की नियुक्ति से उनका इनकार करने पर ये कार्रवाई हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी को सरकार के कामकाज से दिक्कत है या किसी और तरह की शिकायत है तो पहले उसे सरकार से इसकी शिकायत करनी होगी। दिल्ली सरकार कानून मंत्रालय से मशवरा लेने के बाद अगर उचित समझती है तो शिकायतकर्ता के मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकारी वकील के जरिए अदालत में अर्जी डाली जाएगी। शनिवार को दक्षिणी मुंबई के कालबा देवी इलाके में 4 मंजिला एक इमारत में भीषण आग लग गई। शाम 4 बजे गोकुल निवास इमारत में पहली मंजिल पर कपड़े के गोदाम में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां और 10 टैंकर मौके पर बुलाने पड़े। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में 2 फायर कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं एक डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर अमीन सैयद 90% जल गए हैं और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपीएसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ठगों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह हाईटेक गिरोह सस्ते दामों पर घरों में मोबाइल टावर और एटीएम मशीन लगवाने, तो कभी सस्ते दाम पर लोन, तो कभी कॉलेज में दाखिले के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे। यही नहीं, इस गिरोह ने करीब 64 कॉल सेंटर खोले हुए थे और अब तक ये करीब 14 करोड़ लोगों को ठग चुके हैं। नोएडा में एक नाबालिग लड़की से रेप की नाकाम कोशिश के बाद युवकों ने लड़की को जिंदा जला दिया। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने 8 महीने पहले पीड़िता का बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बनाया था। ब्लैकमेल करके उन्होंने 2 बार लड़की का फिर बलात्कार किया। अकेले पाकर उन्होंने लड़की का फिर से बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका लड़की ने जमकर विरोध किया। तिलमिलाए आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर लड़की को आग के हवाले कर दिया। बीती रात दिल्ली के पृथ्वीराज रूट पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में i10 कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में मामला ड्रंक एंड ड्राइव का लगता है, इसलिए कार सवार शख्स घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजधानी में एक और घटना हुई। वेलकम इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक शख्स की उम्र तकरीबन 50 साल बताई जा रही है, जो भजनपुरा में शराब की दुकान पर काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।
मिर्जापुर में जिला अस्पताल कर्मचारी मरीज के साथ जानवरों जैसा सलूक करते नजर आए। दरअसल अहरोरा में घायल अवस्था में एक शख्स के मिलने पर पुलिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। गंभीर रूप से जख्मी मरीज बेहोश हालत में पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल ने कोई सुध नहीं ली और जब जानकारी मिलने पर मीडिया ने दबाव बनाया तो कर्मचारी बेहद बेदर्दी से उसे जमीन पर घसीटते हुए बेड पर ले गए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और फिल्मकार शशि कपूर को सिनेमा में उनके योगदान के लिए आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली उन्हें ये पुरस्कार मुंबई में देंगे। दिल्ली में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में शशि कपूर की तबीयत बिगड़ जाने के बाद वो शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए अरुण जेटली मुंबई के पृथ्वी थिएटर जाकर उन्हें फाल्के अवार्ड से सम्मानित करेंगे। भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर उत्सव इस वक्त ओडिशा में जोर शोर से मनाया जा रहा है। 40 डिग्री का तापमान और सूरज की तपिश भी लाखों श्रद्धालुओं को नहीं रोक पाई और वो सब 2 दशक बाद मनाए जाने वाले उत्सव का हिस्सा बनने में जुट रहे हैं। इस महोत्सव में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान चारों भगवान की नई मूर्ति के लिए पेड़ का चयन किया जाता है। इसी के तहत मंदिर के पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ की नई मूर्ति के लिए नीम के एक पेड़ का चयन कर लिया है। कहा जाता है कि मूर्तियां बदल जाती हैं, लेकिन भगवान वहां बने रहते हैं। यूपीपीसीएस की रद्द हुई पहली पाली की परीक्षा आज दोबारा होगी। यूपीपीसीएस 2015 की पहली पाली का पर्चा लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वही परीक्षा आज दोबारा होने जा रही है। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स, चिकित्सकों, आधुनिकतम स्वास्थ्य उपकरण और सुविधाओं से लैस एक एक्सप्रेस पहुंची है। रायचूर कर्नाटक से आई ये ट्रेन 30 मई तक भोपाल में ही रुकेगी। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क उपचार, ऑपरेशन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। विराट कोहली ऑडी की सबसे फास्टेस्ट कार के मालिक बन गए हैं। ऑडी इंडिया के हेड ने कोहली को उनकी नई कार की चाबी सौंपी। विराट को मिली कार ऑडी R8 LMX की बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ है। खास बात यह है कि कंपनी ऐसी सिर्फ 99 कार बनाएंगी, जिसमें से मात्र 4 कार भारतीयों के लिए होगी। कोहली इस कार के दूसरे भारतीय मालिक हैं। कार मिलने के बाद कोहली ने कहा कि मैं अपने लिमिटेड एडिशन ऑडी स्पोर्ट्स कार से बेहद खुश हूँ। मुझे दुनिया के 99 चुनिंदा कार मालिकों में शुमार होने का गर्व है। मैं नई कार से रोमांचक ड्राइव की उम्मीद रखता हूँ। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 4 बजे मुंबई और बेंगलुरु के बीच मुंबई में ही खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के बीच रात 8 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। अटलांटा में एक छोटा यात्री विमान हाईवे पर क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। क्रैश होते ही विमान में आग लग गई, जिससे भीड़ भाड़ वाले हाईवे पर अफरा तफरी का आलम था। हादसे के बाद से हाईवे के दोनों तरफ बंद करना पड़ा, जिसके बहुत देर तक यहां लंबा जाम लगा रहा। अमेरिका के डेलावेयर में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी एक अश्वेत संदिग्ध के मुंह पर जूता मारता हुआ नजर आ रहा है। जूता लगने के बाद संदिग्ध बेहोश हो गया और उसका जबड़ा टूट गया। हालांकि बाद में आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया गया। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी एक हफ्ते के न्यूजीलैंड दौरे पर हैं और इस दौरान वो कई माओरी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और देश के प्रसिद्ध खेल रग्बी पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें शादी में भी कई प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें प्रिंस हैरी ने हंस करके टाल दिया है। राज 3 और जन्नत 2 जैसी फिल्में करने के बाद एशा गुप्ता इन दिनों हिप हॉप और बैले डांसिंग सीख रही हैं। एशा ये सारी मेहनत कर रही हैं साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए। दरअसल फिल्म में एशा कई डांस परफॉर्म करती नजर आएंगी और इसीलिए वो चाहती हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट दिखें। एशा आखिरी बार बेबी फिल्म में एक गाने में नजर आई थी। अनुराग कश्यप को सेंसर बोर्ड से राहत मिल गई है। कश्यप की आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट को यू सर्टिफिकेट देने का मन बनाया गया था, लेकिन दरअसल फिल्म में कुछ किसिंग और एक्शन सीन होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने पहले इसे ए सर्टिफिकेट देने का मन बनाया, लेकिन अब कुछ काटछाट के बाद फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। फिल्म बॉम्बे वेलवेट के सितारों की कॉस्ट्यूम की ऑनलाइन बोली भी लगाई जाएगी। दरअसल 60 के दशक के दौरान बनी इस फिल्म में कलाकारों की कॉस्ट्यूम भी उसी दौर के हिसाब से डिजाइन की गई है। लिहाजा सभी कलाकारों की कॉस्ट्यूम इतनी भारी भरकम है कि इसका कुल वजन 25,000 किलो है। बोली से मिलने वाली रकम को दान में दे दिया जाएगा।